हाँ भाई। अब देखो कि हमने अर्थिंग का उस दिन बेसिक चर्चा तो कर ली थी। आज हम सीधा अर्थिंग पढ़ना शुरू ही करते हैं। ठीक है। ठीक है। अर्थिंग हमारे पास क्यों की जाती है भाई? और अर्थिंग क्या होती है? अर्थिंग होती है विद्युत धारा को भूमि के अंदर भेजने की प्रक्रिया। भाई ये सिंपल यही था। अर्थिंग क्या है? धारा को, विद्युत धारा को, विद्युत धारा को अर्थ यानी भू भू में भेजने की प्रक्रिया। ठीक है। इससे हमारे पास क्या होता है भाई? अर्थिंग से, अर्थिंग से होता है सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए काम में ली जाती है। सुरक्षा एवं संरक्षा होती है। जीव जंतु मानव सभी की सुरक्षा, साथ में उपकरण की भी सुरक्षा होती है। तो अर्थिंग का मामला ये होता है। अर्थिंग हमारे पास मुख्यतः होती कितनी प्रकार की है भाई? हैं? अर्थिंग होती है दो प्रकार की। एक तो हमारे पास कौन सी होती है? सिस्टम अर्थिंग। एक होती है सिस्टम अर्थिंग और दूसरी होती है उपकरण अर्थिंग। यह शक्ति तंत्र होता है, यानी कि ज्यादा शक्ति पर काम में लिया जाता है। ये हमारे पास कौन सा तंत्र होता है? शक्ति तंत्र। या इसे आप कह सकते हैं उदासीन भू संपर्क। क्या कह सकते हैं? उदासीन भू संपर्कन। सिस्टम अर्थिंग का दूसरा नाम है उदासीन भू संपर्कन। ये हमारे पास कौन सा तंत्र होता है? शक्ति तंत्र होता है। और अन्य नाम हमारे पास क्या होता है भाई? तो आप देखेंगे उदासीन भू संपर्कन होता है। ठीक है। अब बताओ सिस्टम अर्थिंग का उपयोग कहाँ लेते हैं हम? तो हम कहते हैं ये ग्रिड स्टेशन में, सब स्टेशन पर। मुख्यतः तो सब स्टेशन पर काम में लिया जाता है। ग्रिड स्टेशन पर तो कोई जरूरत रहती नहीं है। सब स्टेशन पर यदि मान लो आपके जीएसएस से ही आपके पास दो ही तार आ रहे हैं, तो एक फेज है, दूसरा क्या है? न्यूट्रल है। और न्यूट्रल है उसकी अर्थिंग तो किसने कर रखी है? जीएसएस ने खुद ने कर रखी है। और वो इसलिए हमारे पास क्या कहलाता है? उदासीन भू संपर्क, न्यूट्रल अर्थिंग। उदासीन भू संपर्क क्या हो गया भाई? तो हमारे पास हो गया न्यूट्रल अर्थिंग। तो ये हमारे पास होता है न्यूट्रल अर्थिंग। उपकरण अर्थिंग कौन सी होती है? घरेलू उपकरणों की
घरेलू उपकरणों की सुरक्षा के लिए। ठीक है। इसका औद्योगिक प्रयोग भी होता है। औद्योगिक क्षेत्र में भी होता है। और ये वायरिंग एवं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के लिए भी इसी अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। कौन सी अर्थिंग कहलाती है वो? उपकरण अर्थिंग कहलाती है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को भी तो अर्थिंग करना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स किसका बना होता है? धातु का। धातु का बना होता है तो उसको भी क्या करना पड़ता है? हमें अर्थिंग करना पड़ता है। हो गया भाई। चलो भाई, तो एक हमारे पास देख ले सिस्टम अर्थिंग, और दूसरा देख लिए हमारे पास उपकरण अर्थिंग। सिस्टम अर्थिंग हमारे पास 3 प्रकार का है। क्या चाहिए? तुम्हारे सामने क्या है फिर? हैं? हैं? 3 रंग चाहिए? कॉपी पन्ना करना है ऐसे? कॉपी करो ऐसे। इसमें कितने रंग दिख रहे हैं? हाँ, आज यहाँ बैठा है, आज के बाद तू आगे ही बैठना। ठीक है। अगला हमारे पास है सिस्टम अर्थिंग। सिस्टम अर्थिंग हमारे पास 3 प्रकार के हैं। एक होता है ठोस अर्थिंग, एक प्रतिरोध होता है, एक प्रतिघात होता है। ठोस भू संपर्कन कहते हैं, ठोस अर्थिंग कहते हो। और तीसरा है प्रतिरोध भू संपर्कन। एक हमारे पास ठोस हो गया, दूसरा प्रतिरोध हो गया, तीसरा प्रतिघात भू संपर्कन भी हो गया। ठीक बात। बताइए ठोस अर्थिंग किसे कहते हैं? इसमें तार को सीधे अर्थिंग कर दिया जाता है। मतलब सीधा जो हमारे पास अर्थ का इलेक्ट्रोड है ना, तार को सीधा क्या कर दिया जाता है? अर्थिंग कर दिया जाता है। तार को सीधे अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है। ठीक है। ये कितने वोल्ट तक होता है?
660 वोल्ट तक होता है। इस अर्थिंग में प्रतिरोध को संयोजित किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास 2.2 केवी से, यानी 220 वोल्ट हो गया। 2.2 केवी क्या नहीं से लेके 33 केवी तक, 2.2 केवी से 33 केवी तक। और इस अर्थिंग में क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे प्रतिघात को संयोजित किया जाता है। प्रतिघात संयोजित करने से क्या हो जाता है, ये है धारा को लिमिट करता है, सीमित करता है। और इसका प्रयोग भी, ये भी क्या होता है, 2.2 केवी से 33 केवी तक काम लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया भाई, 2.2 केवी से 33 केवी तक काम में लिया जाता है। हो गया भाई। चलो भाई, अब हमारे पास है शब्दावलियां हैं महत्वपूर्ण। उस शब्दावलियों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये देखो, ये हमारे पास क्या है भाई, उपकरण है। ठीक है ना, उपकरण से जो हमारे पास वायर निकल के आ रहे हैं उसे हम कहते हैं अर्थ कंटिन्यूटी। एक मिनट, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। फिर ये यहाँ पर एक वाल्व रहता है, जिस जगह पर इसको अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर को
अर्थिंग लीड के साथ जोड़ा जाता है। भाई देखो कि यहां से हमारे पास जमीन के लिए जो तार जाएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, अर्थिंग लीड। उपकरण से जमीन के मुंह तक आ गया तो यहां पर हमने रोक दिया। उसके बाद जमीन तक, जमीन के अंदर तार जाएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, अर्थिंग लीड। ठीक है ना। और ये अर्थिंग लीड हमारे पास कहां जाके रुकेगा, जिस धातु को, पाइप को, जिसको भी जोड़ेगा, इसको हम क्या कहते हैं, अर्थिंग इलेक्ट्रोड। इसे हम क्या कहते हैं भाई, पाइप अर्थिंग भी हो सकती है, प्लेट अर्थिंग भी हो सकती है, रोड अर्थिंग भी हो सकती है। जब रोड, पाइप, प्लेट जिससे जुड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे, अर्थिंग इलेक्ट्रोड। अर्थिंग का अक्षर तो वही है। और वहां से लेके जो कंटिन्यूटी तक आया वो हमारे पास क्या कहलाएगी भाई, अंदर वाली अर्थिंग लीड कहलाएगी। और ऊपर वाला क्या कहलाएगा, अर्थिंग कंटिन्यूटी कंडक्टर कहलाएगा। कि भाई ये अर्थिंग को कंटिन्यूटी करने के लिए चालक भेजा जा रहा है, यही होगा। तो ये शब्दावली का ध्यान रखना, कौन सी लीड होती है, कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, और कौन सा कंटिन्यूटी कंडक्टर होता है। चलो अब हमारे पास आता है, हम यहां लिखते हैं शब्दावली। शब्दावली में यदि आपको एक शब्द लिखा है डेड, डेड यानी मर्त हुआ, कौन से तार को आप मर्त कहोगे, वह तार जिसमें धारा का प्रवाह नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे, डेड वायर है। इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता उस वायर को हम क्या कहेंगे, डेड वायर। जिसमें धारा का प्रवाह होता है उसे कहेंगे लाइव वायर। लाइव तार में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। लाइव मतलब क्या, जिंदा। डेड का मतलब क्या हो गई, मृत्यु हो गई भाई। ठीक है ना। इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है। अर्थिंग लीड किसे कहते हैं, आप कहेंगे उपकरण से प्राप्त होने वाले तार को इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाला भाग। अर्थिंग इलेक्ट्रोड किसे, अर्थ इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, या अर्थिंग इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। जमीन में दबा पाइप, प्लेट या छड़ जो धारा का प्रवाह, जमीन में दबा पाइप, प्लेट या छड़ जो धारा का प्रवाह करता है तथा प्रतिरोध को कम करता है, इसे हम क्या कहते हैं भाई, अर्थिंग इलेक्ट्रोड कहते हैं।
लिख लिया भाई। ये बात समझ में तो आ गई ना, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर कौन सा है, इलेक्ट्रोड कौन सा, अर्थिंग लीड कौन सी है। हो गया। चलो भाई, तो एक हो गया डेड, एक हो गया अर्थिंग लीड, और एक हो गया अर्थिंग इलेक्ट्रोड। यहां तक किसी को में कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। चलो अगला हमारे पास एक और लिखो, अर्थ फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट किसे कहते हैं, जब अर्थिंग का वायर फेज के तार से जुड़ जाए तो हम इसे क्या कहेंगे भाई। केवल यदि मान लो फेज फेज से जुड़े, हम कहेंगे फॉल्ट हो गया। अर्थ फॉल्ट कब होगा, जब फेज वाला किससे जुड़ जाए, अर्थिंग से, उसे कहते हैं अर्थिंग फॉल्ट। जब फेज तार अर्थिंग से जुड़ जाए। अर्थिंग कहते किसे हैं, तो आप कहेंगे भाई हमारे पास वीवो कितना होना चाहिए भाई, वीवो हो जाना चाहिए उस बिंदु पर 0 वोल्ट। प्रतिरोध भी क्या होना चाहिए भाई, 0 वोल्ट। ये हमारे पास आदर्श अवस्था होती है। जब प्रतिरोध का मान जितना कम होगा धारक पर उतना ही ज्यादा होगा। आदर्श अवस्था में अर्थिंग का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0 ओम। जब प्रतिरोध 0 होगा तो ऑटोमेटिक उसके अक्रॉस वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, 0। शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, 0। वैसा बड़ा मामला है, बस 0 ओम कर दो। हो गया भाई, ठीक है। तो हमारे पास प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। नोट डाल के थोड़े से पॉइंट लिखो। दो अर्थिकों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर। दो अर्थिंग के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर। और अर्थिंग तथा भवन के बीच दूरी कितनी होनी चाहिए, बताओ भाई। अर्थिंग तथा भवन के बीच दूरी कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर। ठीक बात है।
दोहरी अर्थिंग होती है वो कौन से क्रम में होती है भाई? समांतर क्रम। क्यों करते हैं समांतर क्रम में? प्रतिरोध का मान कम रखने के लिए, प्रतिरोध का मान कम रहे इसलिए करते हैं। बड़ी मशीनों में सब में क्या अर्थिंग करनी पड़ती है? दोहरी अर्थिंग। 125 वोल्ट से अधिक पर क्या होता है? अर्थिंग जरूरी है। से अधिक पर 125 वोल्ट से अधिक पर अर्थिंग क्या है भाई? जरूरी है। उसमें इसलिए लगा होता था जिसमें उसको लगाएंगे वो 230 वोल्ट है। मोबाइल का थोड़ी ना है। अभी जो लगाया जाता है तो उसमें क्या है भाई, आपके पास उपकरण से ज्यादा तो सप्लाई आ कहाँ से रही है? 230 आ रही कि नहीं आ रही घरेलू? तो वहां लगाना पड़ता है। तो पहले हो सकता है कुछ बॉडी के अंदर कुछ भाग धात्विक होता होगा या कुछ धात्विक का गुण होता होगा जब तीसरी पिन देते हैं। नहीं तो जब धात्विक भाग नहीं होता बॉडी के अंदर, उपकरण के अंदर, उपकरण की बॉडी के अंदर, तो तीसरी पिन की कोई आवश्यकता नहीं होती। पिन कितनी चाहिए होती है? केवल दो ही। इसलिए जितनी भी अब चीजें आती है, चार्जर वगैरह, कितनी पिन आता है? दो पिन आता है। पहले किसी ने बनाया तो गलती से बनाया वो, जबकि रूल रेगुलेशन सिंपल है। हैं? सपोर्ट क्या है? आप देखोगे आपका तीसरी पिन होती है ना, तीन पिनों में तीसरी पिन होती है बड़ी, ये दो पिन होती है छोटी। ये हमारे पास अर्थिंग का होता है, ये हमारे पास किसका होता है भाई? न्यूट्रल। और ये हमारे पास होता है फेज का। ये फिक्स होता है। एज ए इलेक्ट्रिशियन भी आप उल्टा सीधा नहीं जोड़े। जो लेफ्ट साइड वाला है वो न्यूट्रल है और राइट साइड वाला है वो फेज होता है। और ये सवाल आया हुआ भी है, बताए दाईं तरफ क्या है? फेज है, बाईं तरफ क्या है? न्यूट्रल है। चलो लिख लिए तो है। किसका? हाँ, देखो फ्यूज का ऐसा है, मैं सिंपल बात बताऊं कि फ्यूज के बारे में अलग अलग ने अलग अलग इसमें धारणाएं दे दी अपनी। ठीक है। गलनांक तो सब कहते हैं निम्न होना चाहिए। 10वीं की क्लास की किताब कहते हैं, 10वीं की क्लास किताब कहती है कि इसका प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए भाई? निम्न होना चाहिए। लेकिन कई जगह इसका प्रतिरोध का मान क्या मान लिया गया? उच्च। सॉरी, 10वीं किताब कहती है उच्च है, कई जगह निम्न मान लिया गया। लेड और टीन का देखोगे प्रतिरोध का मान उच्च ही होता है। लेड और टीन का प्रतिरोध का मान कम होता ही नहीं है। लेड और टीन के मिश्रण से फ्यूज बना तो उसका प्रतिरोध का मान क्या होता है? उच्च होता है, निम्न होता ही नहीं है। तो इसलिए प्रतिरोध का मान उच्च है। 10वीं क्लास की एनसीईआरटी के अंदर भी एक सवाल है, प्रतिरोध का मान क्या होता है? उच्च। गलनांक होता है निम्न। प्रतिरोधकता भी उच्च है, प्रतिरोध भी उच्च है। प्रतिरोधकता तो है उच्च होती है, लेड और टीन का पदार्थ है। पतला बनाओगे तो प्रतिरोध हो जाएगा, मोटा बनाओगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम। और पतला बनाओगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ज्यादा। तेरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं, दो किताबें नहीं, मैंने आपको कल परसों और कहा था, मैंने कहा तू टॉपिक अंदर रहा कर, तू इधर उधर क्यों सोचता है?
जैसे अभी हम अर्थिंग पढ़ रहे हैं तो तू फ्यूज सोच रहा है। नहीं नहीं मैं समझ गया, लेकिन मैंने कल परसों कहा नहीं कहा, मैंने ये भी कहा तो जो मैंने पहले भी कई बार कहा है कि तू उस टॉपिक में रहा कर। इससे क्या होगा, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत है, आप मेंटली रूप से यहाँ प्रेजेंट होते नहीं है, फिर वो रिजल्ट में दिख जाता है, ऐसा होता है मामला। इसलिए आप बीच में, आपको जब प्रति अर्थिंग पढ़ा है फ्यूज क्यों याद आए बीच में, आपको आना नहीं चाहिए। आ रहा तो इसका मतलब दिमाग ज्यादा दौड़ रहा है, वो फालतू का दौड़ रहा है, सही जगह छोड़ रहा है। ये आपको वैल्यू याद रखनी पड़ती है सामान्यतः, कि आपको पूछा जाता है कोई भी बड़ा शक्ति केंद्र है, बड़ा शक्ति केंद्र का मतलब हो गया उत्पादन केंद्र, तो बड़ा उत्पादन केंद्र है ना, उसका प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए भाई, वहां अर्थिंग में 0.5। छोटे शक्ति केंद्र का कितना होना चाहिए, 1 ओम। छोटे उपकेंद्र, उपकेंद्र का मतलब हो गया सब स्टेशन, और यदि वो छोटे वाले हैं तब तो 2 ओम है, तो बड़े सब स्टेशन है तो उसका भी क्या होना चाहिए, 1 ओम ही होना चाहिए। घरेलू तार स्थापना करते हैं तो कितना होना चाहिए, 1 ओम। और सामान्य रूप से कहीं पर भी 8 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास प्रतिरोध का मान इतना ही होना चाहिए, अर्थिंग के प्रतिरोध का मान कम से कम होना चाहिए। छोटे शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र कहते हैं जहां विद्युत उत्पादन होती है, उत्पादन होती है उसे हम क्या कहते हैं, शक्ति केंद्र। कि वही तो है भाई पावर स्टेशन, जहां से पावर हमारे पास क्या हुई है, उत्पन्न हुई है। और उपकेंद्र हम उसे कहते हैं जहां से हम पावर का वितरण कर रहे हैं, सब स्टेशन, उसे हम क्या कहते हैं, सब स्टेशन। कभी देखा सब स्टेशन, कहाँ देखा, जीएसएस, बस वही है। ठीक है, तो ये मामला है, लिख लिया भाई। अब देखो कि हम देखते हैं, हेडिंग डाल दो अर्थिंग के प्रकार।
अर्थिंग के प्रकार में सबसे पहली अर्थिंग हमारे पास कौन सी है दिख रही भाई? प्लेट अर्थिंग। ठीक है, प्लेट अर्थिंग में सबसे पहली बात है कि जो नीचे गड्ढा खोदा जाता ना, जो गड्ढा खोदा जाता है, गड्ढा का माप क्या होता है भाई? 90 सेंटीमीटर बाई 90 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई का गड्ढा खोदा जाता है। ठीक है, ये होता है गड्ढे का लंबाई और चौड़ाई। और यदि बात करें गहराई की, तो लगभग लगभग गहराई कितनी होती है? 3 मीटर। लगभग गहराई कितनी होती है? 3 मीटर हमारे पास क्या इसमें गहराई है गड्ढे की। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? गड्ढा खोदना पड़ेगा। गड्ढा खोदने के बाद में इसके अंदर क्या स्थापित करनी पड़ेगी? नीचे प्लेट। लेकिन प्लेट हमारे पास ऐसे स्थापित होनी चाहिए कि चारों तरफ चारकोल तथा नमक को आराम से आप भर सकें, चारकोल और नमक आराम से भर सकें। ठीक है, तो प्लेट जो होती है ना, इसमें 15 सेंटीमीटर इधर जगह छोड़ दो, 15 इधर छोड़ दो। कितनी जगह छोड़ दी भाई? 30। इधर भी 15 छोड़ दो, इधर भी 15 छोड़ दो। कितनी छोड़ दी? 30। 90 में से 15 और 15 30 छोड़ा तो कितना बचा भाई? 60। और इधर भी 15 और 15 छोड़ा तो कितना बचा? 60। तो प्लेट होती है 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर की। अब यदि प्लेट हमारे पास तांबा की बनी हुई है तो 3.15 mm होगी इसकी प्लेट की मोटाई। ठीक है, और यदि प्लेट हमारे पास जीआई की बनी हुई है, जीआई क्या होता है? गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो 60 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर गुणा 6.30 mm क्या बन जाएगा भाई? जीआई। जीआई यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक बात। अब हमारे पास जब आपने गड्ढा खोदा है और नीचे प्लेट लगा दी और चारकोल नमक भर दिया, तो यहां तक बीच में आपको क्या लगाना पड़ेगा? पाइप लगानी पड़ेगी। एक से पानी जाएगा और एक से जाएगा तार। जो तार तो वही जो लीड है, वो अर्थिंग लीड है, वो जाके यहाँ पर टच करेगी, इसको संपर्क करेगी, तभी तो अर्थ इलेक्ट्रोड से जुड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं कि कॉपर वायर इसके अंतर्गत डाला जाएगा। इसमें कौन सा वायर डाला जाएगा? कॉपर वायर। ठीक है, अब जिसमें कॉपर वायर डाला जाता है, पूछ लेते हैं कि भाई इसका व्यास कितना है, बताइए भाई। तो आप कहना व्यास है 12.7 mm। इसका व्यास कितना है? 12.7 mm। ये भी पाइप हमारे पास कौन सी कहलाती है? जीआई पाइप ही होती है। कौन सी पाइप होती है? जीआई, गैल्वेनाइज्ड आयरन। और ये पाइप जिसमें पानी जाता है वो भी हमारे पास कौन सी होती है? जीआई पाइप। और ये जो पाइप, पानी वाली पाइप है, ये 19.5 mm व्यास होता है। कितना व्यास होता है? 19.5 mm। ये ऊपर की तरफ हमारे पास क्या लगा होता है? फनल। फनल है ये, जैसे फनल है, फनल विथ मेस, यानी जाली लगी हुई है, फनल लगी हुई है, और इसमें हम पानी डालते हैं। ये सबसे ऊपर की तरफ ये जो क्या है? ढक्कन है, इसके ऊपर लगा हुआ ढक्कन है हमारे पास। क्या होता है भाई? कास्ट आयरन का बना हुआ, यानी ढलवा लोहा से बना होता है। किसका बना होता है? ढलवा लोहा का। जो हमारे पास ढक्कन बना हुआ है, ये इसका माप होता है 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर। अच्छी बात तो ये है कि जहां आपने अर्थिंग की, थोड़ा सा ऊपर उठा के ढक्कन बना दो ताकि सबको पता चल जाए नीचे अर्थिंग ही है। ठीक है ना, इसके ऊपर कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चढ़े, इसलिए अच्छी बात तो ये होती है। तो सीमेंट कंक्रीट का हल्का सा छोटा सा सीमेंट का क्या बना दिया? चैम्बर। तो सीमेंट का चैम्बर बना दिया जाता है। अब इसके अंतर्गत एक और बात आती है कि इसमें जो वायर डाला जाता है, तार होता है अर्थिंग वायर। तो अर्थिंग तार कितने SWG का होता है? अर्थिंग तार कितने SWG का होता है बताओ? तो आप कहेंगे यदि कॉपर का लोगे तो हमारे पास 14 SWG का है। कॉपर वाला तार छोटा होता है ना भाई, और जीआई वाला होता है ना, वो होता है 8 SWG। जीआई का तार क्या रखना चाहिए? बड़ा। और SWG का मान हमारे पास बड़ा है तो तार क्या है? मोटा। तो क्योंकि जीआई में चालकता कम होती है, इसलिए जीआई की प्लेट की मोटाई भी ज्यादा रखी है। SWG भी हमारे पास क्या है? मतलब मोटाई ज्यादा है, तभी SWG का मान कम है। ठीक है, अब यहां पर चारकोल एंड साल्ट भरा जाता है। यही भरा जाता है भाई। इसके अंदर क्या भरा जाता है? चारकोल तथा नमक। चारकोल एवं
नमक, चारकोल और नमक कितनी कितनी भरी जाती है भाई? 10 किलोग्राम चारकोल, 10 किलोग्राम ही नमक। ठीक है, इनको आपस में कौन से क्रम में भरते हैं? एकांतर क्रम में, मतलब पहले चारकोल फिर नमक फिर चारकोल फिर नमक, ऐसे कौन से क्रम में भरी जाती है? एकांतर क्रम में। ये कार्य क्या करता है? ये हमारे पास नमी बनाए रखता है। नमी बनाने के लिए, नमी बनाने के लिए चारकोल एंड साल्ट का मिक्सचर का प्रयोग किया जाता है। अब बताओ इसके अंदर कोई पूछना है तो? अब आप सोच रहे हैं आपको बनाना कैसे है? ऐसे ही बनाना है, बिना चित्र है क्या भाई? सब कुछ तो चित्र के अंदर है। इसमें सवाल यह भी पूछा जाता है कि भाई अर्थिंग जो लीड जाती है उसकी मोटाई क्या है? तो 12.7 mm। पानी वाले पाइप की मोटाई क्या है? 19.5। ठीक है, और गहराई कितनी है? 3 मीटर है। गड्ढे की लंबाई चौड़ाई आपको लिखनी पड़ेगी, प्लेट की लंबाई चौड़ाई लिखनी पड़ेगी। तो बताओ कौन सा नहीं लिखो? ढक्कन का लिखना पड़ेगा, ढक्कन किसका बना हुआ है, अंदर भरा क्या है, कितना कितना वजन भरा है, सब कुछ तो लिखा हमने। अर्थिंग करने में आपको दिक्कत नहीं, अब केवल बस गेंती फावड़ा लाओ, अर्थिंग करो सीधा। लॉजिक क्लियर हो गया भाई? अब कोई तेरे सवाल है? नहीं है तो कल क्यों पूछ रहा था? लास्ट क्लास पूछ रहा था ना तू, क्यों पूछ रहा था? तू आगे क्यों दौड़ता है? मैं ये कहता हूं दिमाग को सीधा रख, आगे से ध्यान रखना, इतना ज्यादा है ना इधर उधर सोचना नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी यही कहा था, जब आएगा तो पूरा हो जाएगा ऑटोमेटिक, कुछ छोड़ेंगे थोड़ी ना पड़ा। इतना दिमाग को दौड़ो मत बैठ, दिमाग थक जाएगा। SW जो होता है स्टैंडर्ड वाइज वायर गेज, और GI होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। GI होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन, और SW जो होता है स्टैंडर्ड वायर गेज।
लिख लिया? टाइम लगेगा? लिखो लिखो भाई इसको। ये बना लोगे ना तो याद रह जाएगा सारा, भूलोगे नहीं, क्योंकि वैल्यू है सारी इसमें, बिना वैल्यू तो कुछ है नहीं। नहीं बनाओगे तो फिर भूलने का खतरा ही रहेगा। है क्या? कौन है कौन, मतलब आदमी तो नहीं दिख रहा ना। आप, तू तू आगे आ, कभी तुझे समझ चाहिए, कभी तुझे एक बार और सफल, तेरे कल से डाउट काफी ज्यादा आ रहा, आगे जा, इधर आ तू। हाँ, परमानेंट आके बोल रहा। अब मैं तेरे से सिंपल सिंपल सवाल पूछता हूँ, उत्तर देते रहना, ठीक है ना? बताओ, गड्ढा कितना बाई कितना होना चाहिए? 90 × 90 इंटू 3 क्या है? क्या है मीटर? 11 ही है। तो 90 में जो गड्ढे में प्लेट लगाओ, प्लेट की लंबाई चौड़ाई क्या है? क्या? मैंने आप पूछो ना, उतना ही उत्तर देना, तू क्यों सियाना बन रहा है? प्लेट की लंबाई और चौड़ाई क्या है? कहाँ 70 है? 3.15 कौन सा पदार्थ में काम लेनी है? तांबे में। और जीआई होगा तो जीआई में ज्यादा क्यों काम में लेते हो? क्योंकि जीआई का प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा। इस प्रतिरोध को कम करना है तो मोटाई क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो जीआई का तार काम लगाते हो तो वो उसमें एसडब्ल्यूजी का मान कितना होता है? 8। और कॉपर का? 14। अब जो गड्ढा खोदा उसमें प्लेट लगाई, उसमें तार जाएगा कि नहीं जाएगा अंदर? तार किसी पाइप से जाएगा या बिना पाइप जाएगा? पाइप से जाएगा। जिस पाइप से तार जाएगा उस पाइप की मोटाई क्या होगी, व्यास क्या होगा? 12.7 व्यास होगा। और जिससे पानी जाएगा उसका व्यास क्या होगा? 19.5 नीचे आपने जब गड्ढा खोदा तो और क्या क्या डाला था पदार्थ? चारकोल एंड साल्ट। क्या होता है भाई? नमक। और कोयला और नमक है। ठीक है, कोयला और नमक कितना कितना डाला? 10 किलो 10 किलोग्राम बराबर डाला। एकांतर क्रम में आप ऐसे डालोगे ना भाई, कोयला नमक कोयला नमक कोयला नमक, एकांतर क्रम में डालोगे। ठीक है, और ऊपर जो आप जिसमें पानी डालते हो उसमें ढक्कन को बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ऊपर जब पानी डालोगे ढक्कन बंद करना चाहिए। तो बताओ ढक्कन की लंबाई चौड़ाई क्या है? 30 × 30। और ढक्कन कोई टूटे नहीं तो इसलिए आपने क्या बना दिया, इसको कंक्रीट का चेम्बर बना दिया। अब ये सारा तो तूने बताया है, मैं क्या समझू इसमें? है क्या क्या? हाँ तो ढक्कन तो ऊपर ही है, देख ले। चेम्बर तो यही है, चेम्बर, ये रन चेम्बर, ये है ढक्कन। कास्ट आयरन कवर्ड ये है मेन, वो नहीं है, ये कास्ट आयरन कवर्ड है। ये तो ऊपर सिली पट्टी लगी हुई है ये। हाँ, अब 3 मीटर लंबा पाइप रखना पड़ेगा ना, जब आपने खड्डा कितना लंबा खोदा है तो पाइप कितना रखोगे? बाकी का पाइप का किधर है भाई? 3 है तो 3 रखना ही पड़ेगा। आपने लिखा है सब कुछ, इसमें कोई कंफ्यूजन थोड़ी है। अब केवल कंफ्यूजन है तो आप फावड़ा और वो गेंद तीर लेके आओ, खुदवाएंगे पहले तो। नया अर्थ बना देता है। हाँ, और बताओ क्या करना पड़ेगा? इसमें कंफ्यूजन वाला कोई भाग है नहीं, है थोड़ी कंफ्यूजन, लिखने में जोर जरूर आए। अब ये सारी मोटे पूछते हैं इसलिए हमें सारा वैल्यू लिखनी पड़ती है। इसके अंदर वैल्यू के अलावा है क्या? बाकी तो हमने कॉन्सेप्ट पहले देख लिया था, वैल्यू ही है सारी, जितना भी लिखा हमने सब वैल्यू है। लिख लिया भाई? ये गलत है। 60 × 60 अभी तो मैंने लिखा है थोड़ी देर पहले आपको। ये सेंटीमीटर को छोड़ो, ये देखो 3.15 है। ये लगभग कह रहा है 3.2 कह रहा है। सबसे अच्छा वैल्यू ये लिखा दी मैंने आपको। नो, जीआई में इस स्ट्रिप के द्वारा भी की जाती है, उसकी मोटाई बताइए। बता दिया रे भाई, बता देंगे। अब आपको क्या लगता है मैं बाकी घर ले जाऊंगा? यार मेरे घर पे मेरे से कौन इलेक्ट्रिशियन पड़ेगा?
जो पढ़ानी यही पढ़ानी है। तो मैं प्लेट की बताऊंगा तो फिर मैं पाइप की बताऊंगा, उसके बाद मैं स्ट्रिप की बताऊंगा। बीच बीच में गोचे करने से थोड़ी होगा कि नहीं, बीच में कहीं स्ट्रिप आ गया यार, अभी किसी को छड़ याद आएगा यार। वैसे आता रहता है, किसी ने स्ट्रिप सुनी है तो उसके दिमाग में आ जाए, ये नहीं आया अभी तक। अभी तक अभी पहली आई अर्थिंग। अर्थिंग विद्या में क्या लिखा, पहला लिखा अभी तो। हो गया भाई। ठीक है। दूसरा देखो, दूसरी अर्थिंग कौन सी है, पाइप अर्थिंग। अब इसमें भी ध्यान रखना भाई। अब पूछे कि इसमें गहराई कितनी होती है, तो 2.5 से 4 मीटर होती है भाई। 2.5 मीटर से 4 मीटर इसकी गहराई होती है, ठीक है। अब जो इसमें इसकी गहराई होती है 2.5 मीटर से 4 मीटर इसकी गहराई है, और जो हमारे पास चार कोल और नमक भरा जाता है, इसकी गहराई कितनी है, 2 मीटर। पूरा गड्ढा जो खोदेंगे वो हमारे पास क्या होगा भाई, 2.5 मीटर से 4 मीटर, ठीक है। अब जो ये पाइप अर्थिंग के अंतर्गत क्या लगाई गई है, पाइप। पूछेगा जो पाइप है, इस पाइप का व्यास कितना है, 38 mm। ये वैसे लिखा पड़ा इधर, पाइप का व्यास कितना लिखा है, 38 mm है। और पाइप के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे होल है कि नहीं है। तो छोटे छोटे होल हैं, ये हमारे पास कितने एमएम के हैं, 12 mm, ठीक है। इसमें चार कोल मतलब कोयला नमक, कोयला नमक एकांतर क्रम में भरा कि नहीं भरा, बिल्कुल भरा, ठीक है ना। 19 mm का जीआई का पाइप होगा। जीआई का पाइप कितना एमएम का होगा, 19 mm, जिसे क्या भरा जाएगा, पानी। और 12.7 mm जीआई पाइप होगा, जिसमें से क्या आएगा, हमारे पास तार आएगा। जो यहाँ पर भी पाइप दिख नहीं रहा है, छुपा हुआ रहता है, लेकिन वो पाइप उसके अंतर्गत 12.7 mm का जाएगा। ऊपर क्या बनेगा, कंक्रीट का क्या बनेगा, चैम्बर बनेगा। और ऊपर क्या लगेगा, आयरन कवर का ढक्कन लगेगा। तो ये इस प्रकार का माप रहता है। अब ये बाकी के 25 सेंटीमीटर ऊपर हाइट, ये कोई नहीं पूछता है आपको, ये जरूर वैल्यू सारी पूछता है। अब ये देखो कि छिद्र का कितना होता है भाई, 12 mm। फिर एक पूछा जाता है इधर संपर्क कोण कितना डिग्री है। संपर्क कोण कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री। यहाँ पर जो पाइप लगाई जाती है, पाइप हमारे पास नुकीला है कि नहीं है, आराम से स्थापित होता है, सतह का क्षेत्रफल भी ज्यादा संपर्क करता है। कितना डिग्री पर झुका होता है, 30 डिग्री पर। सर्वाधिक किसका उपयोग किया जाता है भाई, इसी का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। सर्वाधिक उपयोग है कहां पर किया करते हैं भाई, जैसे पारेषण लाइन में, वितरण लाइन में, पारेषण लाइनों में। पारेषण लाइन में सबसे ऊपर वाला तार कौन सा होता है, लाइटनिंग अरेस्टर का होता है ना, तड़ित चालक। आकाश से बिजली गिरती है तो सुरक्षा करनी पड़ती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे ऊपर वाले तार को अर्थिंग करना पड़ता है। तो कौन सी अर्थिंग होती है भाई, पाइप अर्थिंग। तो पाइप हमने डाल दी है। पाइप के अंदर जो बहुत छोटे छोटे छिद्र हैं, उसका व्यास कितना है, 12 mm, ठीक है। पाइप का खुद का व्यास कितना है, 38 mm। पाइप के अंदर पानी जाएगा, उसका व्यास कितना है, 19 mm। जो तार जाएगा उसका व्यास कितना है, 12.7 mm। और जो है 2.5 मीटर से 4 मीटर होगी गहराई इसकी। गहराई कितनी होती है, 2.5 मीटर से 4 मीटर। कर लो नोट है। चित्र बनाओ तो बनाओ, नहीं बनाओ मत बनाओ, मत बनाए बिना लिखोगे कैसे, वैल्यू कौन सी है। काबिल लिख दोगे, 12 mm के होल होते हैं, कहाँ होता है। तो लिखना पड़ेगा। 38 mm की पाइप है, 19 mm का पानी वाली पाइप है, 12.7 mm वाली ये पाइप है। ध्यान रहेगा भाई।
लिख लिया भाई। एक बच्चा कह रहा है इंग्लिश का वर्ड प्रोनाउंस कर दो, कौन सा करना है? सारा तो बोल दिया, क्या रह गया? इतना तो वर्ड लिखे हुए नहीं है भाई, जितना आपको वो तो आपको है इंग्लिश का फोबिया, कि इंग्लिश लिखा है, छोड़ो नहीं पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। बाकी इसमें से कोई से शब्द थोड़ी है जो हमने नहीं बोला है, सारे के सारे बोल दिए। पाइप है, होल है, साल्ट है, चारकोल है, कंक्रीट चेम्बर है, फनल है, आयरन कवर है, कौन सा नहीं बोला? इससे ज्यादा लिखा हुआ ही नहीं है। फोबिया है, फोबिया। जैसे कभी कोई सिलेबस आता है और उसमें आ गई इंग्लिश, कि छोड़ो इसको तो पढ़ना है नहीं, पहले पहले से फाइनल करते हैं इसको तो पहले। चतुर्थ श्रेणी में आ गई ना इंग्लिश। लिख लिया भाई। अब बाद में लिखना भाई, तब बहुत है। लिख लिया भाई। अब मान लेते हैं लिख लिया, छोड़ो। अगला जो हमारे पास भाग है, 3 नंबर भाग है, तार एवं स्ट्रिप द्वारा। तार एवं स्ट्रिप द्वारा। जो हमारे पास तार एवं स्ट्रिप के द्वारा अर्थिंग कहाँ करते हैं? पथरीली जमीन होती है, पथरीली भूमि पर। पथरीली भूमि पर होता है। पथरीली भूमि पर अर्थिंग क्या होता है भाई? कठिन होता है ना भाई। अर्थिंग करना क्या होता है? तो आप कहेंगे अर्थिंग करना कठिन होता है।
कौन सी भूमि पर है भाई? पथरीली भूमि पर अर्थिंग करना क्या होता है? कठिन होता है। वहां पर तार या स्ट्रिप जो लेते हैं उसकी लंबाई कितनी होती है? तो 8 से 15 मीटर लंबाई को प्रयोग किया जाता है। तांबा का तार लेते हैं तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? 3 mm। और जीआई का लोगेत क्या हो जाएगा भाई? 6 mm। ये तो हमारे पास क्या है? तार है। और ये स्ट्रिप है। स्ट्रिप किसे कहते हैं? जो पट्टी। पट्टी का क्या होगा भाई? लंबाई तो 8 से 15 मीटर मैंने लिख दी। अब उसकी एक चौड़ाई होगी और एक क्या होगी? मोटाई। ठीक है, तो चौड़ाई हमारे पास इस प्रकार से चौड़ाई है। और एस ये हमारे पास क्या कहलाती है? चौड़ाई। ये हमारे पास पूरी क्या कहलाती है? लंबाई। और स्ट्रिप जो बनी हुई है इसकी कोई ना कोई तो मोटाई होगी। यदि हम तांबा की स्ट्रिप लेते हैं मोटाई कितनी है? 1.6 mm। और जीआई की स्ट्रिप लेते हैं मोटाई कितनी है? 2 mm। जबकि चौड़ाई दोनों की कितनी है? 25 mm। ये माप फिक्स रहता है। हैं? अरे गन्ना के आकार क्या पट्टी पट्टी होती है? इधर दो भाई, ये दो। हाँ, ठीक है। अरे बढ़ा देते, पट्टी तो बढ़ानी है, क्या है? ये लो भाई। ये हमारे पास क्या है? लंबाई। ये स्ट्रिप की क्या है? चौड़ाई। अब ये स्ट्रिप की क्या है? वो है ये। भाई कोई मोटाई तो होगी ना। जैसे मैं इसको एक बार और फोल्ड करूंगा तो मोटाई क्या हो जाएगी? ज्यादा। ठीक है ना? तो ये मोटाई। अरे गनाब हो गया, लेकिन समझने का मतलब तो यही हुआ ना। समझ मतलब स्ट्रिप होती ऐसी है। धातु यही हो ना भाई। ये तो हमारे पास लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। ये जो भाग है वो हमारे पास क्या कहलाया? मोटाई। तेरा कुछ लिखा हुआ तो नहीं था? वाह। हो गया भाई। चलो, अब हमारे पास होता है नेक्स्ट। एक और फोटो था, आया नहीं तुम्हारा। चौथा लिख दो भाई। रोड एवं छड़ द्वारा कहता। सामान्य घरेलू अर्थिंग करते हैं तो रोड या छड़ ही तो काम में लेते हैं, कि और कुछ का प्रयोग करते हैं भाई? जैसे आपको घर में अर्थिंग करनी है तो क्या काम में लेंगे भाई? छड़ काम में लेंगे। ठीक है। हैं?
लोहे का टुकड़ा क्या होता है? छड़ होती है, रोड, पाइप सी। खोखली भी हो सकती है, ठोस भी हो सकती है, ठीक है ना। सरिया मतलब, ठीक है। ये हमारे पास होता है 2.5 मीटर से 6 मीटर तक गहराई होती है। लेकिन हमारे पास यदि उस भूमि पर डिपेंड करती है, सामान्य घरेलू में इतना काम नहीं लेते हैं हम। क्या है कि आधा मीटर में ही कर देते हैं। हाँ, आधा मीटर होता है, आधा मीटर में हो जाती है हमारी अर्थिंग। लेकिन जहां पर भूमि बहुत ज्यादा कठोर होती है वहां पर ज्यादा प्रयोग करना पड़ता है। अब देखो, ताम्र छड़ है तो उसका व्यास है 12 mm व्यास। जीआई छड़ है तो उसका व्यास है 19 mm का व्यास है, ठीक है। और जीआई खोखला पाइप है, उसका व्यास है 25 mm व्यास होता है। ये दोनों क्या है भाई? ठोस। और ये खोखला और ये दोनों ठोस है। चलो, ये हमारे पास अर्थिंग है। अर्थिंग के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद में जितना भी चीजें वो है डाटा। डाटा आपको याद रखना पड़ता है, वैल्यू है ना, मान तो याद ही रखना पड़ता है भाई। पूछ सवाल तो ये आएगा कि भाई तांबे की छड़ का व्यास कितना है, तो 12 mm है। जीआई का कितना है? 19 है। खोखली जीआई का कितना है? 25 है। दो अर्थिंग के बीच की दूरी कितनी है? 2 मीटर है। भवन से दूरी कितनी है? 1.5 मीटर है, ठीक है। कितने वोल्ट से ऊपर अर्थिंग करनी चाहिए? 125 वोल्ट से। तो ये डेटा बहुत ज्यादा रहेगा। डेट रटने नहीं होते हैं, आपको 2-3 बार देखने हैं, ऑटोमेटिक डेटा याद हो जाते हैं। फिर सवाल करना, आपसे सवाल हो जाते हैं। रटने बैठोगे तो तेरे से जिंदगी में नहीं रटा जाएगा। इस पूरी ये इस जन्म को तो छोड़ दे, भूल ही जा। अगले जन्म में कुछ होगा तो देखा जाएगा। डेटा रटे थोड़े जाते हैं। डेटा को क्या है कि आप 2-4 बार देख लोगे तो आपकी नजर में आ जाएगा। अच्छा, ऐसे इतना बड़ा इतना छोटा, फिर सवाल देखोगे दिख जाएगा आपको। ऐसा है मामला। हाँ, कट जाएंगे, वो दिक्कत नहीं आती है। रटने बैठोगे तो कभी नहीं रट सकते, ठीक है भाई।